हेलो दोस्तों, आज हम मुकेश अंबानी और रतन टाटा की अमीरी के बारे में बात करेंगे। मुकेश अंबानी और रतन टाटा दोनों ही भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनकी अमीरी के चर्चे हर जगह हैं। मुकेश अंबानी जहां अपनी पत्नी को करोड़ों की प्राइवेट जेट गिफ्ट करने के लिए जाने जाते हैं, वहीं रतन टाटा एक साधारण जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस भव्यता और सादगी के पीछे की कहानी क्या है, आज हम इसकी पड़ताल करेंगे। मुकेश अंबानी को लग्जरी और आलीशान जीवन शैली के लिए जाना जाता है। उनकी पत्नी नीता अंबानी के पास 3 प्राइवेट जेट हैं, जिनकी कीमत करोड़ों रुपए है। उनके पास कई लग्जरी कारें और एक आलीशान घर एंटीलिया भी है, जिसकी कीमत $1 बिलियन से अधिक है। दूसरी ओर रतन टाटा एक सादगीपूर्ण जीवन जीने के लिए जाने जाते हैं। वह मुंबई के कुलाबा में एक साधारण बंगले में रहते हैं। उनके पास ना तो कोई प्राइवेट जेट है और ना ही कोई लग्जरी कार। उनकी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा उनके विभिन्न व्यवसायों में निवेश किया गया है। हालांकि मुकेश अंबानी के पास महंगे खिलौने और एक भव्य जीवन शैली है, लेकिन उनकी कंपनियों की संख्या रतन टाटा की तुलना में बहुत कम है। मुकेश अंबानी के पास केवल 6 कंपनियां हैं, जबकि रतन टाटा के पास 135 से अधिक कंपनियां हैं। फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपति सूची के अनुसार रतन टाटा की कुल संपत्ति लगभग $15 बिलियन है, जबकि मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति $100 बिलियन है। वर्तमान में मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, लेकिन अगर रतन टाटा अपनी सभी संपत्ति को एक साथ कर देते तो वे भी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन सकते थे। सवाल है, वे ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका कारण यह है कि रतन टाटा अपने व्यवसायों को अपने कर्मचारियों और शेयरधारकों के बीच वितरित करने में विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि संपत्ति का संचय करने से अधिक महत्वपूर्ण है उसका उपयोग समाज के कल्याण के लिए किया जाए। भारत की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित व्यापारिक समूहों में से एक टाटा ग्रुप की यात्रा एक विनम्र शुरुआत से उत्पन्न हुई है। इस बहुराष्ट्रीय निगम का नेटवर्थ आज 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक है, लेकिन 21,000 रुपए से 5 लाख करोड़ रुपए तक का यह सफर आसान नहीं था। टाटा ग्रुप की कहानी की शुरुआत 1839 में हुई, जब 14 वर्षीय जमशेदजी नसरवानजी टाटा ने मुंबई से अपने संघर्ष की यात्रा शुरू की। स्नातक होने के तुरंत बाद उन्हें अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। 21,000 रुपए जुटाकर उन्होंने वस्त्र व्यापार से शुरुआत की। जैसे जैसे उनका व्यवसाय फला फूला, जमशेदजी ने नागपुर में अपनी पहली कपड़ा मिल की स्थापना की। उनकी कड़ी मेहनत और व्यापारिक समझ ने उन्हें जबरदस्त लाभ दिलाया। इस सफलता से उत्साहित होकर उन्होंने 3 बड़े पैमाने की परियोजनाओं की शुरुआत का सपना देखा, जिससे न केवल उन्हें बल्कि पूरे देश को लाभ होने वाला था। हालांकि जमशेदजी अपने सभी सपनों को पूरा होते नहीं देख सके, लेकिन उनके बेटे दोराबजी टाटा ने उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अपने पिता के लोहे और इस्पात उद्यम और पनबिजली परियोजना को स्थापित करके उनकी विरासत को पूरा किया। उन्होंने भारत का पहला भारतीय विज्ञान संस्थान IISc भी स्थापित किया। दुर्भाग्य से जल्द ही दोराबजी का भी निधन हो गया और 1938 में टाटा समूह की जिम्मेदारी जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा के कंधों पर आ गई। उनकी नेतृत्व में टाटा समूह की कंपनियों की संख्या 14 से बढ़कर 95 हो गई। उन्होंने भारत की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइंस की भी स्थापना की, जिसे बाद में सरकार ने अधिगृहित कर लिया और इसका नाम एयर इंडिया रख दिया गया। समूह का नेतृत्व करने वाले अगले व्यक्ति रतन नवल टाटा ने टाटा उद्योगों को वैश्विक ख्याति के शिखर तक पहुंचा दिया। उनके नेतृत्व में टाटा का नेटवर्थ 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया। उन्होंने समूह का विस्तार करके ऑटोमेटिव, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी और कई अन्य उद्योगों में शामिल किया। अब उस व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जिसकी एक कार की कीमत में एक आम आदमी का एक बंगला बन सकता है। और केवल इतना ही नहीं, उन्होंने अपने घर में एक 6 मंजिला पार्किंग बनवाई है, जो मुंबई की कई बड़ी इमारतों से भी बड़ी है, और इसमें मुंबई की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा रहता है। आपने सही अनुमान लगाया, हम बात कर रहे हैं अंबानी की। अंबानी के हाथ में कोई सोने का चम्मच नहीं था। हमारे सभी पिताओं की तरह धीरूभाई अंबानी ने भी कड़ी मेहनत की और अपनी सैलरी से मिलने वाले चांदी के सिक्के जमा करके अपना व्यवसाय शुरू किया। पैसे जमा होने पर उन्होंने विदेश की नौकरी छोड़ दी और मुंबई की एक छोटी सी झुग्गी में रहने चले गए।
बहुत संघर्ष और मेहनत के बाद धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की स्थापना की, जो मसालों और धागों का व्यवसाय करती थी। जैसे ही वह मसालों और धागों के व्यापार में सफल हुए, उन्होंने विमल नाम से कपड़ों का अपना व्यवसाय भी शुरू किया। हालांकि विमल लोगों को आकर्षित करने में विफल रहा और इसे ग्राहकों की अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद धीरूभाई अंबानी को खुद लोगों से इसमें निवेश करवाने और उसके शेयर बेच देने का फैसला लेना पड़ा। लेकिन यह अपने आप में एक बड़ी बात है कि जिस समय लोग शेयरों के बारे में नहीं जानते थे, उस समय धीरूभाई अंबानी ने विमल के आईपीओ में लोगों से निवेश करवाया। उन्होंने ऐसा निवेश करवाया जिससे कंपनी और निवेशकों दोनों को फायदा हुआ। कुछ ही वर्षों में 70 करोड़ के रेवेन्यू वाले रिलायंस का रेवेन्यू 2002 में 75,000 करोड़ हो गया। इस रेवेन्यू और व्यापार में मिल रही सफलता के कारण रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम फॉर्च्यून 500 में शामिल हो गया। लेकिन शायद धीरूभाई की किस्मत में इतनी ही सफलता लिखी थी। उसी साल खराब स्वास्थ्य के कारण उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके पूरे व्यवसाय को उनके 2 बेटों मुकेश और अनिल अंबानी के बीच विभाजित किया गया। हालांकि दोनों भाइयों के व्यापार के तरीके काफी अलग थे, इसलिए जहां एक भाई अदालत में खुद गवाही दे रहा था कि उसका नेटवर्थ शून्य हो गया है, वहीं मुकेश अंबानी का नेटवर्थ 8,000 करोड़ हो गया है। $88 मिलियन की नेटवर्थ के साथ मुकेश अंबानी रिलायंस रिटेल, रिलायंस पेट्रोलियम और रिलायंस जियो जैसी कई कंपनियों के मालिक हैं। वहीं 135 से अधिक कंपनियों के मालिक होने के बावजूद रतन टाटा की नेटवर्थ हमेशा अंबानी से कम ही रही है। इसका कारण यह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुख्य रूप से एक ही क्षेत्र ऊर्जा में काम करती है। दूसरी ओर टाटा ग्रुप भारत के लगभग हर क्षेत्र में काम करता है, जिसमें स्टील, केमिकल और बहुत कुछ शामिल है। इससे टाटा ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन अक्सर रिलायंस ग्रुप से अधिक रहता है। लेकिन फिर भी मुकेश अंबानी की नेटवर्थ भारत में सबसे अधिक कैसे है? इसका उत्तर कंपनी में उनकी शेयर होल्डिंग में निहित है। अंबानी रिलायंस ग्रुप के 48% शेयर के मालिक हैं। इसका मतलब यह है कि कंपनी के लाभ में उनकी नेटवर्थ में भी वृद्धि होती जाती है। सितंबर 2020 में अंबानी की नेटवर्थ $88 बिलियन हो गई थी। इसके विपरीत रतन टाटा टाटा ग्रुप में 1% से भी कम शेयर के मालिक हैं। उनकी संपत्ति के अधिकांश शेयर उनकी कंपनी के ट्रस्ट जैसे रतन टाटा ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट को दान किए गए हैं। ये ट्रस्ट शिक्षा, स्वास्थ्य और कला जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भारत की जनता की सेवा में लगे हुए हैं। इसलिए भले ही टाटा 135 से अधिक कंपनियों के मालिक हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पारिवारिक संपत्ति को देशवासियों के कल्याण के लिए दान कर दिया है। यह कहा जाता है कि अगर रतन टाटा अपने नाम पर केवल चैरिटी शेयर रखते तो वे आज एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो सकते हैं। हालांकि यह विचार करने योग्य है कि क्या इसका मतलब यह है कि मुकेश अंबानी केवल कागज पर ही अमीर हैं, जबकि वास्तविक धन रतन टाटा के पास है। दोनों व्यक्तियों के पास बड़ी मात्रा में संपत्ति है, जिसमें घर, कार और अन्य भौतिक संपत्ति शामिल है। हालांकि मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति रतन टाटा की संपत्ति से काफी अधिक है, जो लगभग 90 अरब डॉलर बनाम 1 खरब डॉलर है। मुकेश अंबानी अपने भव्य खर्चों के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि अपनी बेटी की शादी में 110 करोड़ रुपए खर्च करना और अपनी पत्नी को कई निजी जेट उपहार देना। उनके पास एक शानदार हवेली एंटीलिया है, जिसे बनाने में कथित तौर पर 700 करोड़ रुपए खर्च हुए। रतन टाटा अपने सादगीपूर्ण जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। वे एक मामूली से घर में रहते हैं और अक्सर सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते हैं। उन्होंने कई धर्मार्थ कार्यक्रमों का समर्थन किया है और अपने व्यक्तिगत खर्चों पर अंकुश लगाया है। अंबानी और टाटा दोनों सार्वजनिक आंकड़े हैं, लेकिन वे अपने खर्चों को प्रदर्शित करने के तरीके में भिन्न हैं। मुकेश अंबानी अपने भव्य खर्चों और दिखावटी जीवन शैली से ध्यान आकर्षित करते हैं। उनकी संपत्ति और खर्च अक्सर मीडिया में रिपोर्ट किए जाते हैं। रतन टाटा अपने दान और विनम्र स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। वे शायद ही कभी अपने खर्चों या व्यक्तिगत संपत्ति के बारे में बात करते हैं। लेकिन जब हम रतन टाटा के खर्चों पर गौर करते हैं तो उनकी विचारधारा हमेशा से ही सादा जीवन जीने की रही है। यही कारण है कि उन्होंने आज तक कोई ज्यादा खर्चा नहीं किया है। यहाँ तक कि अपना घर भी उन्होंने काफी सादा और सुंदर रखा है। इसके साथ ही उन्होंने अपने पैसे स्टार्टअप में निवेश किए हैं ताकि उनका देश और देश के लोग दोनों तरक्की कर सकें।
इसके अलावा उनके टाटा हेल्थ केयर ने अपना विस्तार करते हुए अब भारत के 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक अपना पैर फैला लिया है और अब टाटा समूह अपनी कंपनी की तरह ही सामाजिक कार्य के हर क्षेत्र में अपने पैर पसार रहा है, फिर चाहे वह जल स्वच्छता हो, खेल कूद हो, आपदा प्रबंधन हो, प्रवास हो या सामाजिक न्याय हो। लेकिन जिस तरह से टाटा समूह लोगों के लिए बिना किसी प्रचार प्रसार के काम कर रहा है, उससे स्पष्ट होता है कि इनके लिए मूल्य और नैतिकता कितनी महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक व्यवसायी जहां एक गुलाब भी खरीदता है तो उसकी खबर बन जाती है, वहीं दूसरा व्यवसायी ऐसा है जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वह सामाजिक कार्यों में इतना आगे निकल गया है जिसके बारे में शायद किसी को पता भी नहीं है, और इसकी वजह है उनका खुद यह सब चुपचाप कर गुजरना। लेकिन अब आप भी बताइए, इन दोनों व्यवसायियों ने एक जैसी मेहनत करके अपने आप को, अपनी कंपनी को इतना आगे पहुंचाया, लेकिन फिर भी एक इंसान दुनिया की नजरों से खुद को बचाते हुए सारे काम कर रहा है, तो वहीं दूसरे का छोटा से छोटा खर्चा भी लाइमलाइट में आ जाता है। तो क्या ऐसे में अपने खर्चों का चर्चा करना वाकई जरूरी है? या आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके साथ ही अगर आपको हमारा आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही ज्ञान प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे और नई चर्चा के साथ। जय हिंद।